एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्यूशन लिखते हैं। 5 में तीन पार्ट दिए हैं, ए बी एंड सी। ओके, तो ए देखते हैं, ए का सॉल्व करते हैं। क्या है? डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज 7 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। ओके, Q1 7 माइक्रोकूलम, Q2 -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर 00 एंड 9 सेंटीमीटर 00 रेस्पेक्टली। कहाँ रखे हैं ये? एक 9 सेंटीमीटर। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। जब ये ऐसे दिया है कि एक ये है एक ये है, ये जो रखा है कहाँ है? पहले दिया है -9 सेंटीमीटर 0 0 और इसके लिए कोऑर्डिनेट दिए हैं 9 सेंटीमीटर 0 0। तो ये आपको इतना तो पता ही होगा कि 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड। पहले हमेशा जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का होता है और दूसरा वाई का और तीसरा जेड का। समझ गए? एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब भी किस पे रखे हुए हैं? Q1 Q2, एक यहाँ और एक यहाँ, इन पे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 0 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, देखो एक्स, ये एक्स एक्सिस ले ली हमने और ये तो आपको पता ही होगा यहाँ पे 0 होता है ना, ओरिजिन पॉइंट है। इस साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव एक्स और इधर चलेंगे तो नेगेटिव, ऐसे तो होता है। तो जब पॉजिटिव जो है 9 सेंटीमीटर, वो इसका मतलब यहाँ कहीं मान लीजिए कितना है? 9 सेंटीमीटर। ये -9 है तो इसका मतलब यहाँ होगा -9 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई अब? तो एक चार्ज यहाँ रखा है Q1 और Q2 यहाँ रखा है। अब बताओ, बात समझ में आ गई? इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, अब मैं पूछूं Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे R लिखते हैं सर हम। तो R इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 18 × 10⁻²⁻² मीटर। ये बताइए, बात समझ में आई? अब आप ये मत सोच रहे हैं पॉजिटिव है नेगेटिव 0 हो गया, डिस्टेंस कभी 0 होती होगी। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि हम इधर को, ठीक है, इधर साइड में गए हैं और प्लस इस साइड में। ओके, तो हमें Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है। क्या मालूम कर लिया उसने? ठीक है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यही तो पूछा था उसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें Q1 Q2 और R मालूम है, तो क्या लिख देंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। बताइए, पढ़ चुके हैं हम। तो वो लगा दीजिए वैल्यू इनकी। Q की K की वैल्यू, Q1 की देखिए माइक्रो है, माइक्रो हटाएंगे तो क्या आएगा? ओके, -2 × 10⁻⁻6 आ जाएगा अपॉन R। R की वैल्यू कितनी है? 18। ये तो पता ही होगा, एनर्जी है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ओके, तो देखिए भाई, 9 से इसे डिवाइड कर रहे हैं, 2 आया, 2 से इसे काट दीजिए तो क्या बचा? 1। तो क्या बचा? हमारा आंसर क्या आ गया भाई? U इज इक्वल टू, बस ओनली 7 ही तो बचा, 7 1 से 7। ठीक है, अब आइए पावर पे। 10 की पावर -2 ऊपर जाके कैसे हो जाएगी? +2। ओके, तो +2 और 9 11। ठीक, और ये 10 की पावर -6 -6 -12, तो 10 की पावर -1 बची। बताइए, 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 0.7 जूल। ये बताइए, समझ में आ गया? 0.7 जूल, यही हमारा आंसर है। और हाँ, एक बात और, ये माइनस की तो बचा है, माइनस ही तो है, तो क्योंकि एनर्जी है भाई, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमारा आंसर है U इज इक्वल टू -0.7 जूल। नोट करिए इसका ये पार्ट। बी देखते हैं। कर लिया? एग्जाम्पल नंबर 5 का ही बी पार्ट। ठीक है, क्या है? हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्ज इन्फिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके,
क्या मतलब हुआ, ये जो अभी दो चार्ज रखे हुए थे Q1 Q2, अगर हम इन दोनों को उठाकर कहाँ ले जाएं, इन्फिनिटी पर ले जाएं, तो हमें कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। बात समझ में आ गई, ये तो पूछा उसने, हमने कितना वर्क किया इन दोनों चार्जों को इन्फिनिटी पे ले जाने में। तो इससे मैं पहले आपको एक बात बता दूं, ये जो अभी हमने यू निकाला था यही तो वर्क था। पहले तो ये बताओ वर्क था या नहीं था, ठीक है। लेकिन ये कब था, जब हमने ला के रखा था, है ना, कि एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच कितना वर्क हुआ, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कहा था हमने, यू कह दिया था, ओके। तो लेकिन इसने वर्क पूछा है, तो एक बात बताइए, एक बात याद रखना, आगे भी काम आएगी हमारी, जब भी हम दूसरा वर्क निकालेंगे, ठीक है, या दूसरी एनर्जी निकालेंगे दूसरी, तो इसे U2 कह देंगे और पहले वाले को U1, ठीक है। जब भी, और हमें जब निकालना होगा इनका मैक्सिमम मतलब मेन वैल्यू, तो हम उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बाद वाली में से पहली वाली। ये याद रखना, जब भी दो जगह पोटेंशियल एनर्जी आ जाए और आपको निकालना हो कितना वर्क किया या कितनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बाद वाली में से पहले वाले को माइनस कर देना, ठीक है। तो बाद वाली क्या है यहाँ पर, 0। आप कहोगे कैसे, तो मैं कहूँगा बाद वाली क्या है, वैसे ये बताइए क्या है, तो आप कहोगे इन्फिनिटी पे ले गए सर, और पहले वाली क्या थी, U। अब बताइए, अब समझ में आ गया, हमने दोनों चार्ज को कहाँ लेगा, इन्फिनिटी पे। और इनफाइनाइट पर, इन्फिनिटी पर किसी भी पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सबकी सब क्या होती है, 0 होती है। और माइनस U कितना आया हुआ था हमारा, -0.7, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0.7 जूल। अगर हम इन दोनों चार्ज को उठाकर इन्फिनिटी पर ले जाएं तो हमने कितना वर्क किया, इतना 0.7 जूल। ये बात समझ में आ गई। जो भी बाद की पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर वर्क हो, उसमें से पहले वाले को लेस कर दिया जाता है, ठीक है। जब भी दो पॉइंट आ जाएं अलग अलग, तो हमने U2 माइनस U1, U2 कहाँ की थी, इन्फिनिटी की, माइनस U1 मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी, ये -0.7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू ये लगा दी, आंसर हमारे सामने आ गया, ठीक है। सी पार्ट जो है इसका कुछ अलग से है, देख लेना आप अगर करना चाहो तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 कराते हैं हम, इसका एग्जाम्पल ही है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, देख रहे होंगे आप ऊपर, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए। अ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस हैज अ, ठीक है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻9 कूलम मीटर। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग अ strong electrostatic field of magnitude 10⁶ volt per meter. The dielectric the directions of the field is suddenly changed by an angle 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipole along the new directions of the field. For simplified, assume 100% polarization of the sample. ओके, समझ में आया, कुछ समझ में आया। उसका a molecule of a substance has permanent electric dipole moment of magnitude इतना। एक मॉलिक्यूल का, किसका, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना है। बात समझ में आ रही है, क्या लिख रहे हैं हम, ईच मॉलिक्यूल, हाँ ऐसे कह सकते हो, है ना, मॉलिक्यूल्स क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना दिया है, 10⁻⁻29। बताओ यहां तक बात समझ में आई, कूलम मीटर, क्लियर है यहां तक, ये लाइन समझ में आ गई। आगे क्या कहा, अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड, हमने इसी सब्सटेंस का कितना ले लिया, एक मोल ले लिया। तो ये इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात समझ में आई, एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये बहुत अच्छे से पता होगा आपको, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, 6.023 × 10⁻23, पता है ना। तो उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये किसका है, एक का, एक मोल का, हर एक का इतना है, तो हम 1 मोल कह रहे हैं, 1 मोल, देन 1 मोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट। तो अब हम इसे P से लिख दें, सही है भाई। P इज इक्वल टू, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू कितने होते हैं उसमें 6 इंटू 10⁻23 और इंटू में क्या आ जाएगा 10⁻⁻29। सही, वैसे कितनी होती है पता ही है 6.023 होता है, लेकिन हम पूरा पूरा मान लेते हैं इसमें 6। क्लियर है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई इसकी भाई 6 इंटू 10 की पावर, ये माइनस का 29 और ये प्लस का 23। तो 29 में से 6 कितना बचेगा 6 माइनस का। ओके बताइए, ठीक है। आगे यहाँ तक बताइए, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई। 1 मोल का निकाल लिया है हमने और इसे कहाँ रख दिया हमने, बाई अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। ई की वैल्यू भी दे दी है इसने, कितनी है 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स या वोल्ट पर मीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक। ई भी पता है, पी भी पता है। क्या पूछा उसने, द डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाई एन एंगल 60 डिग्री। बताइए भाई, बात समझ में आ गई। अब अभी मैं जो बता रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। सुनो, जब भी ऐसा वर्ड आ जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने सडनली चेंज करा दिया इतने एंगल से, तो इसका मतलब ये होता पहले भी तो कोई एंगल बना रहा होगा ना, समझा। और जब पहले एंगल कोई वैल्यू ना दे, देखो भाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, राइट। वो कह रहा है सडनली हमने इसे 60 एंगल से करा दिया। तो आप कहोगे सर पहले क्या था, इसका मतलब ये तो अब कराया है आपने। तो जब ना दिया हो ये तो पहले देगा, अगर ना दिया हो तो हम उस केस में क्या मान लेते हैं, पहले को 0। पहले क्या मान लेते हैं भाई कि वो 0 एंगल बना रहा होगा। अचानक से आपको ने इसे क्या करा, यूँ करके घुमा दिया, ठीक है 60 एंगल पर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पता चला हमें, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। समझ में आई बात। एक पहले वाली, इसे हम U1 कहेंगे, जब आपने इसे एकदम से मूव करा दिया है, ठीक है ऐसा करके 60 एंगल से, तो इसे क्या कहेंगे हम U2 कहेंगे। और अभी क्या बताया था मैंने, U2 में से बाद वाले में से पहले वाले को हम माइनस कर देते हैं, तभी हमारा आंसर आएगा। तब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, अभी आपका होगा बस 60 डिग्री दिया था सर, U इजिकल टू लगा दो माइनस पी कोस थीटा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब हमें पहले कितने एंगल दिया होगा 0, ये हमें मानना है, ठीक है। तो क्या कहा उसने, 60 डिग्री घुमा दिया जाए, एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन, ठीक है, अलाइंग इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हीट कितनी रिलीज करेगा, ऐसा करने में वो कितनी हीट रिलीज होगी। तो बात वही है, हीट हो, एनर्जी हो, वर्क हो, सब क्या है ये एक ही है, एक ही बात है। सबकी यूनिट क्या है, क्योंकि जूल है। तो आपको क्या करना है, पहले वाला निकालिए, बाद वाला निकालिए, बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दीजिए, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। हीट रिलीज्ड क्या है, हीट रिलीज क्या होगी, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप ऐसे। अब मैं बोलूँ U2 की वैल्यू, तो आप कहोगे माइनस PE cos 60। बता, बात समझ में आ गई। U2 है तो बाद में कितना एंगल से एकदम से उसे हमने सडनली चेंज करा दिया 60, माइनस U1 की वैल्यू, तो आप कहोगे माइनस PE cos 0। मैं कहूँगा ये 0 कहाँ से आ गया, तो आप कहोगे जब हमने अचानक से चेंज कराया, इसका मतलब पहले तो था, और पहले उसने क्वेश्चन में दिया नहीं है। जब दिया नहीं है तो हमने क्या मान लिया 0। बात समझ में आ गई। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये माइनस का कितना हो गया PE/2, ये तो आ गया माइनस का PE/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो प्लस का PE। यहाँ तो बताइए बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो ये प्लस का PE, ये माइनस का PE/2, ये मतलब पूरा 1 है, और ये क्या है माइनस का हाफ, तो इसका मतलब प्लस का ज़्यादा है। तो क्या बचेगा हमारा PE/2। यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, P की वैल्यू आपको पता है, E की वैल्यू आपको पता है, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, बताइए बात समझ में तो आया। वैसे सवाल देखो इतना बड़ा सा दे दिया था, और ये लास्ट की जो लाइन है ना, ये जो कहा है ना, फॉर सिंपलिसिटी, ठीक है, एज्यूम 100% पोलराइजेशन ऑफ द सेम, मतलब 100% हुआ। अगर कुछ कम बढ़ते कहता तो हमारा आंसर हाँ चेंज हो जाता, राइट, लेकिन यहाँ पर 100% माना तो पूरा का पूरा हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, नोट करिए इसे यहाँ तक, P की वैल्यू, E की वैल्यू अपॉन 2 की। चलो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए। समझ में तो आया। उसने क्या कहा था, कोई सब्सटेंस है जिसके एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है, इतना है। तो अगर हम एक मोल ले लें उसी सब्सटेंस के, तो हमने डाइपोल मोमेंट निकाल लिया। फिर क्यों, क्योंकि हमें पता है एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर।
फिर वो बोला कि ये अचानक से हम उसे क्या करें, सडनली 60 एंगल से हम उसे मूव करा दें इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो हमने सोचा इसका मतलब पहले क्या है, या तो वैसे भी दे सकता था, ये भी याद रखना, वो कहता कि 30 से 60 एंगल पर एकदम उसे मूव करा दिया जाता है। तो आप क्या कहोगे, अच्छा पहले 30 था तो यहाँ पे मैं 30 लगा रहा होता, यहाँ पे 60। बात समझ में आ गई, ऐसे भी कह सकता है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गई बात। वैल्यू लगा रहे हैं, आप देखो। हाँ भाई, पी की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻⁻6। ई की वैल्यू कितनी है, 10⁻6 अपॉन 2। अब बताओ होना क्या है, सिंपल, समझ में आ गई बात। क्या करेंगे, एक प्लस का 6 है 10⁻, एक माइनस का, देखो ये इससे कैंसिल, 2 3 था 6, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3 जूल। डेल्टा यू से ही लिख दो, है ना। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 3 जूल। नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 भी ए बी सी डी पार्ट में दिया और सब थ्योरेटिकल है। मैं समझा रहा हूं ऐसे एक एक करके, समझ जाओगे बहुत आराम से आप। और इसी में से नोट कर लेना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसकी थ्योरी भी सही है, मतलब आंसर इसका, ठीक है, समझा मैं रहा हूं। ओके, सुनो। आ कॉम रन थ्रो वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, वाई। फिर आगे ये भी लिख दिया, व्हाट हैपन्स इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज अ रेनी डे, रिमेंबर अ पेपर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, समझ में आई बात। इसने ये कहा है जब हम ड्राई बालों में, अपने सूखे बालों में कॉम करते हैं तो छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगता है, क्लियर। लेकिन जब व्हाट हैपन्स इफ इट इज इफ द हेयर इज वेट, ठीक है, अगर हमारे बालों में क्या हो, नमी हो, और इफ इट इज अ रेनी डे, या फिर क्या हो, बारिश का दिन हो, बारिश का वर्षा के दिन हो रहे हो, या तो हमारे बालों में क्या हो, नमी हो, ठीक है, या फिर बारिश के दिन हो, तब वो ऐसा नहीं करता है। तो इसका रीजन बता दीजिए। तो मैं आपको एक ही आंसर बताऊं कि क्या किसकी वजह से करता है वो अट्रैक्ट छोटे छोटे टुकड़ों को। हमारे सूखे बाल हैं, हमने बालों में ऐसा करके कॉम चलाया, फिर हमने क्या करा, छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए कागज़ के, तो उन्हें कागज़ के टुकड़ों को क्या करने लगा, पेपर के अट्रैक्ट करने लगा। किस वजह से, बाई फ्रिक्शन। याद आ गया आपको, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है, कि चार्ज जो होते हैं 3 टाइप से चार्ज किया जा सकता है किसी भी बॉडी को, ठीक है। तो बाई फ्रिक्शन, तो जब हमने ऐसे कर करके कर रहे थे ना कॉम, तो क्या हो रहा था, बाई फ्रिक्शन वो क्या हो गया था, चार्ज हो जाता है, राइट। लेकिन अगर बारिश के दिन हो या फिर हमारे बालों में नमी हो, जैसे कि मेरे बालों में इस टाइम है ना, तो क्या करेंगे हम, तो हम कॉम कराएंगे तो फ्रिक्शन उसे नहीं मिल पाता है, फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसे अट्रैक्ट नहीं करता। ओके, तो इसका आंसर इन्होंने लिखा है, दिस इज बिकॉज द कॉम गेट्स चार्ज बाय फ्रिक्शन। ओके, बस ये लिखना आपको, यहां तक कर लोगे नोट। लास्ट वाली लाइन देख लीजिए, फिर लास्ट वाली लाइन, द कॉम डज नॉट गेट चार्ज एंड दस इट विल नॉट अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। इससे पहले की थोड़ी सी ये वाली लाइन लिख देना, इफ द हेयर इज वेट, ठीक है, और इफ इट इज रेनी डे, मतलब इसी से बना दोगे आप क्वेश्चन आंसर। समझ तो गए हो। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कभी आपके पास बुक ना हो। दिस इज बिकॉज द कॉम चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। ये पहले वाले का आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। उसने कहा था कि जब हम ड्राई हेयर में कॉम फेरते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट करने लगता है, क्यों, तो हमने उसका आंसर दे दिया भाई बाई फ्रिक्शन का। क्लियर है। अब आगे उसने जो कहा था, अब आगे यहां लिख रहे हैं हम, इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज रेनी डे, ठीक है, फ्रिक्शन तो ऐसे काम, ऐसी चीज में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस, बस फ्रिक्शन रिड्यूस। तो क्या निकल के आएगा, हैंस द कॉम्ब डज नॉट
get charged and thus it will not attract bites of paper। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो जब क्या होगा, बारिश के दिन होंगे या फिर हमारे सर बाल क्या होंगे, गीले होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कंघा जो है वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नोट कर लीजिए आप इसे, है ना। चलिए क्वेश्चन बी देखते हैं, इसका बी पार्ट क्या है। बी भाई, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर। ठीक है, मतलब ज्यादातर मैक्सिमम, मतलब ऑर्डिनरी ज्यादातर जो देखा गया है वो क्या है, रबर क्या है, इंसुलेटर है। ओके, बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। व्हाई इज दिस नेसेसरी। बात समझ में आई। जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन वगैरह होते हैं, इनके जो पहिए होते हैं, इनके चारों तरफ जो रबड़ होती है पहियों पे, वो कुछ कुछ मतलब हल्की कंडक्शन के वजह, मतलब सॉरी, ठीक है, कंडक्टर बनाई जाती है, हल्की सी कंडक्टर। क्यों, ये पूछा उसने। वैसे तो रबड़ जो है वो क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन इनके जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, इनके जो पहिए होते हैं, इनकी जो रबड़ होती है वो कुछ कंडक्टर टाइप बनाई जाती है। ऐसा क्यों, थोड़े से कंडक्टर की तरह। तो उसका रीज़न मैं बताऊं तुम्हें। जब एरोप्लेन लैंड करता है, जब वो उतरता है, तो जब उसके टायर किससे रगड़ दिए जाते हैं, किससे, रोड से, है ना, ज़मीन से। तो टायर और ज़मीन के बीच, रोड के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस। और जब फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है तो उसमें आग लगने का खतरा बन जाता है। अगर वो प्योर इंसुलेटर होता, उसकी रबड़ कैसी होती है, इंसुलेटर, ठीक है, तो क्या होता, आग लग जाती। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड बेहद होती है उस टाइम पे भाई। जब एरोप्लेन लैंड करता है उस टाइम भी उसकी स्पीड लगभग 400-500 किलोमीटर पर आवर होती है। 300, 350, 400, 500, 600, इतनी स्पीड होती है एरोप्लेन की। आप लगा लो इतनी तेज स्पीड से आप एकदम से एरोप्लेन को लैंड करा रहे हो रोड पे। तो यहाँ बताओ, बाई फ्रिक्शन क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने से इसमें क्या होगा, फायर, आग लग जाएगी। तो उससे बचने के लिए इसे क्या बनाया जाता है, कुछ कंडक्टर रखा जाता है। क्यों, जैसे फ्रिक्शन के द्वारा इसमें चार्ज आया, तो चार्ज क्या चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। अर्थ तुम्हें पता ही है, सिंक है भाई। ओके, तो कितनी चार्ज दे दो, अर्थ उसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए क्या बनाया जाता है, कंडक्टर का रखा जाता है कि उस पर जो चार्ज हो, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो चार्ज हो गया, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट कहाँ चली जाए, हमारी चार्ज कहाँ चला जाए, ठीक है, अर्थ में। तो इन्होंने आंसर लिखा है इसका, टू अनेबल देम द कंडक्ट, ठीक है, चार्ज टू द ग्राउंड। बात समझ में आ गई, बस ये है। as so much the static electricity assumed by the result in spark and result in fire। बात समझ में आ गई। तो क्या है, किसकी वजह से, लिख लेते हैं चलो, टू अनेबल देम टू कंडक्ट चार्ज टू द ग्राउंड। ओके, एज टू मच ऑफ static electricity may result in spark and result in fire। ठीक है, एक्यूमुलेटेड और लिख देना यहाँ पर, ये ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई। फायर से बचने के लिए, स्पार्किंग जो हो रही है उसकी वजह से जो फायर उत्पन्न हो रही है, आग, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसे कुछ कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें से चार्ज कहाँ चले जाते हैं, चार्ज कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड में। क्लियर है, नोट करिए इसे भी। इसी का सी भी देखते हैं भाई। सी पार्ट क्या है, सुनिए। व्हीकल कैरिंग, ठीक, इनफ्लेमेबल मटेरियल usually have metallic ropes
टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन वाई। मैंने इसीलिए इसे साफ नहीं किया था, बिल्कुल सेम यही आंसर है। ये किसका आंसर था? बी का। ये आंसर किसका हो जाएगा? अब सी का। बात समझ में आ गई? क्या कहा उन्होंने? जो कि फ्यूल्स वगैरह लाते ले जाते हैं, ठीक है, व्हीकल्स, जैसे कि तुमने देखा हो कैप्सूल वगैरह कि इसमें गैस जा रही है भाई, ठीक है, या फिर इसमें पेट्रोल है, डीजल है, तो उसमें कुछ जंजीर लटका दी जाती है पीछे की साइड में। आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे जंजीर, और वो ज़मीन को टच करती रहती है, ज़मीन को थोड़ी थोड़ी टच करती रहती है। तो उसका भी रीज़न ये है, किसी वजह से अगर उसमें क्या हो, चार्ज आ जाए, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? अर्थ को। बात समझ में आ गई? तो बी का भी आंसर यही था और इसका भी, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें आग लगने से बचा जा सकता है, ठीक है, आग वगैरह ना लगे। क्लियर हो गई यहाँ तक? ये नोट कर ही लिया आपने, है ना? यही आंसर किस में लिख दोगे आप? सी पार्ट में। डी देखते हैं इसका, सुनो। अ बर्ड, ठीक है, परचेज ऑन अ बेयर हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपन्स टू द बर्ड। ठीक है, कोई बर्ड हाई पावर लाइन की लाइट पर बैठी है, किसी एक तार पर बैठी है, तो उसे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टच द सेम लाइन एंड गेट्स अ, ठीक है, क्या है, फैटल शॉक, और बहुत घातक, बहुत ज़्यादा क्या लगा उसे? धक्का लगा, ठीक है, झटका लगा, और लगा तो मतलब हो सकता है मर भी गया हो। कि एक आदमी है, कोई, देखो ऐसे समझाऊँ मैं, एक वायर है, ठीक है, और बहुत हाई पावर की 11,000 वोल्टेज है, ऐसा मान लो। यहाँ पे आके चिड़िया बैठ गई, ठीक है, ये चिड़िया बैठ गई, तो ऐसा कुछ भी ना हुआ। लेकिन एक आदमी उसी तार को छूता है, लेकिन वो कहाँ पे खड़ा है? ग्राउंड पर, ठीक है। ग्राउंड पर से इसे जैसे ही उसने छुआ तो उसे क्या लगा? बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगा। ऐसा क्यों? तो फिर वही है। तो मैं आपको इससे पहले ये बता दूं, आपने देखा भी होगा 11,000 की वोल्टेज की लाइनें जा रही होती हैं जंगलों में से, खेतों में से, है ना? तो क्या क्या उसमें 2-2 3-3 वायर होते हैं, है ना? कम से कम 3 तो होते ही हैं। तो इसमें 2 तो होते हैं करंट के, करंट जा रहा है, ठीक है, और एक होता है करंट आने का, ये न्यूट्रल कहलाता है। ये लाइव होते हैं, लाइव लाइव, और ये क्या होता है? न्यूट्रल। सही है, ये होता है। तो करंट पता कब चलती है? करंट कब लगता है हमें? बात समझ में आ रही है? करंट कब लगता है? तो जब करंट को जाने का भी और आने का भी रास्ता मिलता है, करंट तभी लगता है, एक से नहीं लगता। बात समझ में आ गई? अब ये चिड़िया आके बैठ गई, करंट जा रही थी, क्यों लगेगा इसे? इस आने का रास्ता नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हम ग्राउंड पे खड़े थे, हमने इस वायर को छू लिया ऐसे करके, तो करंट को आने का रास्ता मिल गया। कहाँ से? हमारी बॉडी में से। कहाँ जाएगी वो? अर्थ में। अर्थ में जाएगी। अब अगर हम भी यहाँ हवा में उड़ रहे होते हैं, ठीक है, तब छू लेते, कुछ भी ना होता। क्यों? क्योंकि उसे जाने का रास्ता नहीं मिलता। अगर हाँ किसी वजह से हवा में उड़ते हुए, ये भी याद रखना, अब कभी आप कहो कि हम उड़ते हुए इसे छू लें, तो इससे भी तो टच ना हो जाना चाहिए इनमें से किसी भी वायर से, तो उसे जाने का रास्ता मिल जाएगा करंट को। करंट कब लगती है, समझ में आ गई बात? जब उसे आने का रास्ता भी मिले। इसीलिए 2 वायर बनाए जाते हैं भाई, एक जाने का और एक आने का। खुद सोचो, फैन, बल्ब, ये सब चीज़ें किससे चलती हैं? 2 वायर नहीं होते इसमें, एक से करंट जा रही है और एक से वापस आ रही है। तुम एक को गायब कर दो, काट दो, तो करंट भेज दो। भाई हम तो करंट भेज रहे हैं, फैन चलना चाहिए, तो आप खुद सोचो, फैन चलेगा या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? करंट ही ना पहुंचा। क्यों? करंट चलता ही जब है जब उसे आने का भी रास्ता मिलता है। तो इसी वजह से इसे बर्ड को कुछ नहीं हुआ, और जबकि हमें शॉक्ड लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि हम ग्राउंड पे खड़े थे। तुमने देखा होगा बहुत से जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी वायर को ऐसे पकड़ लेते हैं, मगर वो किस पे? अपने वो उतारते हैं स्लीपर, ठीक है, जो भी पहन रखा हो उन्होंने, जूते वगैरह, और उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, और तब ऐसे उन्हें भी करंट लगता। क्यों? पास नहीं हो पाता वो, ठीक है। अगर किसी वजह से वो उसके अंदर चप्पलों के कोई कील, लोहे की कुछ भी ऐसी चीज़ लगी हुई है, तो हाँ भाई वो मर भी जाते हैं बेचारे, बहुत बार ऐसा होता है। तो इन्होंने भी आंसर क्या लिखा है, देखो, इसका डी का आंसर लिख रहा हूँ मैं। करंट passes only when there is difference in potential। ठीक है, जहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वहीं पे करंट फ्लो होता है, ठीक है। जहाँ पोटेंशियल सेम रहता है वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता। नोट कर लीजिए। तो इसके बाकी के जो एग्जाम्पल बचे हैं हमारे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लास्ट कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज भी कराएंगे, ठीक है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो भी देख रहे हों, ठीक है, और ये भी सब, तो आपको पता ही होगा। और आपसे बस एक इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।